नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपको बड़ी खबर बता दें देहरादून से, जहां पर 20 अक्टूबर तक सभी तैयारियों को पूरी करना है। तो अधिकारी हर घंटे की रिपोर्ट ले रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में शूटिंग रेंज अभी तैयार नहीं हुई है। हालांकि शूटिंग रेंज को भी समय से तैयार कर दिया जाएगा, ऐसा दावा अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में अस्थायी राष्ट्रीय खेल सचिवालय संचालित है। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने दावा किया है कि समय पर सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। तो इस बार उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करने का अवसर मिला है और इस अवसर पर सरकार का भी ये कहना है कि इस खेलों को पूरी तरीके से भव्य बनाया जाएगा और जो तैयारियां हैं उनको बेहतर और अच्छी की जाएंगी, ताकि किसी भी तरीके की कोई कमियां ना रहें और भव्य तरीके से खेलों का आयोजन होगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और जो 20 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है, क्या लगता है तब तक तैयारियां पुख्ता और कंप्लीट हो जाएंगी? जी अभी इस बार 38वें राष्ट्रीय खेल जो है वो उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारियां खेल विभाग की तरफ से वो की जा रही है और ग्राउंड बनाने से लेकर जो तमाम चीजें हैं उनकी तैयारियां जो है की जा रही है। और ऐसे में 20 अक्टूबर तक डेडलाइन रखी गई है कि 20 अक्टूबर तक सभी तैयारी जो है पूरी की जानी है। लेकिन खेल विभाग के सामने चुनौती है इस तैयारियों को पूरा करना, क्योंकि अभी भी कई तैयारियां जो है अधूरी और कई कार्य भी होने आता है। ऐसे में लेकिन खेल विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 20 अक्टूबर तक वो सभी तैयारियां पूरी कर लेंगे और समय रहते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक जो है राष्ट्रीय खेल होने हैं और जिसकी मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है। और इस बार ये कई जिलों में जो है खेल होने हैं, जिसमें कि देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, टिहरी, ऋषिकेश, इस तरीके से अलग अलग जिलों में अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है वो होनी है। और जिसको लेकर खेल विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार जो मेजबानी उत्तराखंड को मिली है पहली बार राष्ट्रीय खेलों की, उसे भव्य तरीके से जो किया जाएगा और एक ऐतिहासिक जो है आयोजन यहाँ पर होगा। तमाम तैयारियां जो है वो समय रहते हुए पूरी कर ली जाएगी। लेकिन जो तैयारियां है वो कितनी पूरी हो पाती है, कितनी नहीं, किस समय तक पूरी होती है, ये अभी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है आपने अरुण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे और आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवहन को बड़ा घोटाला हो रहा है, माफ कीजिएगा घाटा हो रहा है। दिल्ली के आनंद विहार में हर दिन 20 लाख का घाटा यहाँ पर देखने को मिला है। आनंद विहार आईएसबीटी में उत्तराखंड से रोजाना 400 बसें पहुंचती हैं। आईएसबीटी के नए नियमों के मुताबिक प्राइवेट बसें स्टेशन में रुकती हैं, जबकि पहले प्राइवेट बसें स्टेशन के अंदर नहीं खड़ी होती थी। ऐसे में प्रदेश के 11 डिपो से बस अड्डे में 400 बसें पहुंचती हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड रोडवेज को 20 लाख का घाटा हुआ है और प्रतिदिन ये 20 लाख का घाटा होता है। आनंद विहार आईएसबीटी में उत्तराखंड से रोजाना 400 बसें पहुंचती हैं। इसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो यही है कि जो प्राइवेट बसें हैं वो पहले स्टेशन के भीतर नहीं खड़ी होती थी, यानी कि सवारियां स्टेशन के भीतर से प्राइवेट बसें नहीं ले पाती थी। लेकिन अब जो नए नियम है उसके मुताबिक प्राइवेट बसें भी स्टेशन के भीतर खड़ी होती हैं और ऐसे में उत्तराखंड रोडवेज को इन सब चीज़ों के चलते घाटा हो रहा है, जबकि 400 बसें 11 डिपो से यहाँ पर पहुँचती हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, ये जो घाटे की बात सामने निकल कर आई है, और ये किस तरीके से अनुमान लगाया गया इतना घाटा हो रहा है, और जो इसके पीछे जो नियमों के बदलाव की वजह बताई जा रही है वो कितनी सही है? जी बिल्कुल, देखिए ये माना जाए कि आनंद विहार जो कि दिल्ली आईएसबीटी में रोजाना करीब उत्तराखंड रोडवेज को 20 लाख रुपए का घाटा जो है वो हो रहा है। तो ऐसे में जिसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि जो आईएसबीटी के नए नियम है उसमें अब जो प्राइवेट बसें हैं वो रोडवेज बसों के बगल में खड़ी होती हैं। और यानी कि पहले क्या था कि पहले जो है प्राइवेट बसें वो अंदर नहीं जा पाती थी, जिस वजह से जो है अधिकतर सवारियां रोडवेज बसों में ही जो है वो सफर करती थी। तो ऐसे में अब लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो बसें हैं वो प्राइवेट में भी सवारी चढ़ती है, तो इस वजह से जो है उत्तराखंड रोडवेज को नुकसान हो रहा है। और ये परिवहन विभाग की तरफ से ये अनुमान लगाया गया है कि करीब पर डे जो है वो 20 लाख का घाटा जो है वो हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में इसे किस तरीके से किया जाता है और जो घाटा हो रहा है इसे किस तरीके से सही किया जाता है, ये इसको लेकर परिवहन विभाग भी लगातार कार्य कर रहा है और आगे
क्या कुछ इसको लेकर कार्य किए जाते हैं, वो भी देखने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन नियमों में बदलाव की संभावना को देखते हुए बदलाव किए जाएं। बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका। हरिद्वार में गंगा का वार्षिक क्लोजर शुरू हो गया। दशहरे की आधी रात से ही गंगा की साफ सफाई को लेकर यहां पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि दरअसल उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से हर साल गंग नहर की मरम्मत और गंगा घाटों की साफ सफाई के लिए यह वार्षिक क्लोजर किया जाता है। इस बार दशहरा की आधी रात से शुरू हुआ यह क्लोजर 30 अक्टूबर तक चलेगा। 30 अक्टूबर की आधी रात को गंग नहर को खोल दिया जाएगा। वहीं सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का कहना है कि गंग नहर की मरम्मत के लिए वार्षिक क्लोजर किया जा रहा है, जिसमें केवल गंग नहर हर की पौड़ी पर स्नान लायक जल छोड़ा जाएगा। देखे तो सही है, गंगा स्नान तो लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा पानी का जल देना चाहिए इन लोगों को गंगा जी में। अब गंगा जी में अब साफ़ सफाई की वजह से हो सकता है ये लोग जल ना छोड़ रहे होंगे। बाकी जल स्नान लायक है नहीं, स्नान लायक तो अभी हल्का जल है, पीछे जल ही नहीं है, सूखा पड़ा हुआ। हाँ ठीक है, बाकी तो मान लीजिए साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, लोगों को करना चाहिए। बाकी इनका सूचना भी दे देते कि इस टाइम से इस टाइम तक का नहीं रहेगा, तो फिर आदमी उस हिसाब से स्नान कर सकता था। तो हमारी नहर है, ये बंद कराई गई है। ये हर साल कराई जाती है, दशहरा से और दीपावली के बीच में कराई जाती है। इससे जो अभी हमारे नहर के अंदर के रिपेयर वर्क हैं, जो भी हमारे डैमेज हो जाते हैं, उनको हम रिपेयर कराते हैं। और इस बार हमारा यहाँ हरिद्वार में कई हमारे मतलब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें हमारा VIP घाट का भी रेनोवेशन होना है, जिसमें हमारे SS रेलिंग है, जो भी अंदर के काम है। ऐसे ही हमारा हरिद्वार डैम है, यहाँ पे भी हमारे काम होने, भीमगढ़ बैराज में भी हमारे काम चल रहे हैं। तो ये सारे काम हम गंगाबंदी में कराएंगे साथ में। उत्तरकाशी जिले में अगर चारधाम यात्रा की बात करें तो गंगोत्री और यमुनोत्री में इस वर्ष तमाम लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आपको बता दें, गंगोत्री यमुनोत्री धाम में इस यात्रा काल में अभी तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है। चारधाम यात्रा के सुचारू और सुव्यवस्थित संचालन के फलस्वरूप इन दोनों धामों में लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होने से यात्रियों का दैनिक औसत अब तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यमुनोत्री और गंगोत्री में 4804 श्रद्धालुओं का पदार्पण होने के साथ ही इस यात्रा काल में इन दोनों धामों में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 14,02,360 हो गई। यमुनोत्री धाम में 2109 श्रद्धालुओं के आगमन के साथ यहां कुल संख्या 6,54,101 हो चुकी है। वहीं गंगोत्री में 2,695 तीर्थयात्रियों के आगमन होने के साथ ही यात्रा काल में कुल 7,48,259 श्रद्धालुओं का पदार्पण हो चुका है। DM मेहरबान सिंह बिष्ट ने यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभागों और संगठनों को यात्रा काल के अंतिम दौर में यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए तत्परता से जुटे रहने और यात्रा को सुगम, सुरक्षित के साथ ही सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में कुछ समय बाद केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जिस पर बीजेपी ने सियासी हमला बोला। केदारनाथ विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, जो कि जनता से फीडबैक लेंगे और कोई जिताऊ उम्मीदवार तलाशेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र को जिम्मेदारी दी गई है। इसी को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि उपचुनाव होना है, कांग्रेस केदारनाथ का उपचुनाव जीतने वाली नहीं है। देखिए, उपचुनाव निकट है और जल्दी होना है। निश्चित तौर पर कांग्रेस भी प्रत्याशी उतारेगी, जो उनका इंटरनल मैटर है वो पर्यवेक्षक भेज रहे होंगे, उसके बाद खंगालेंगे कौन को जीत के नजदीक ले जा सकता है। जीतना तो उन्होंने है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर वो भी अपनी एक्सरसाइज करेंगे। इधर केदारनाथ आपदा और यात्रा को लेकर विपक्ष अभी भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि भाजपा सरकार ने
पूरी तरह से केदारनाथ की उपेक्षा की है, क्योंकि जब आपदा का समय था तब मंत्री और मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में प्रचार में व्यस्त थे और केदारनाथ यात्रा भी पूरी तरह ठप रही। उस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो अनर्गल बयानबाजी कर रही है और वो कह रही है कि कांग्रेस की गलतफहमी उपचुनाव के बाद दूर हो जाएगी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव और मंगलूर विधानसभा उपचुनाव में किसको गलतफहमी थी और किसकी गलतफहमी प्रदेश की सम्रांत जनता ने दूर की है, ये सबको पता है। और केदारनाथ क्षेत्र की जिस तरीके से लगातार भाजपा सरकार ने उपेक्षा की है, आपदा पीड़ितों के बीच आप जो है उस समय थे नहीं जब उनको आपके मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की जरूरत थी, तब तो आपके मंत्री और मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में भाजपा के प्रचार में व्यस्त थे। जनता अपने स्तर पर जो है आपदा से लड़ती रही। कांग्रेस का आरोप है कि केदारनाथ यात्रा में व्यापार आधे से ज्यादा बाहरी व्यक्तियों के हाथ में चले गया है, लेकिन सरकार ने उस ओर भी ध्यान नहीं दिया और सरकार की इसी गलतफहमी को केदारनाथ की जनता आने वाले चुनाव में दूर करेगी। जो व्यापार वहां का चौपट हुआ है स्थानीय व्यापारियों का, जो टेंट कॉलोनी केदारनाथ क्षेत्र में बनी है, उनमें बाहर के लोगों को आपने पूरी टेंट कॉलोनी आवृत की है। पूरे केदारनाथ रूट पे आप जाइए, स्थानीय व्यापारी कम और बाहर के व्यापारी आपको वहां पर ज्यादा मिलेंगे, जिससे स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश है और तमाम दिक्कतें हैं क्षेत्र की। आप अब झूठी घोषणाएं उपचुनाव को देख करके कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बहकाव में नहीं आएगी और जनाक्रोश जो केदारनाथ की जनता का है वो आपको जो है इन उपचुनाव में सबक सिखाने का काम करेगा। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। बीजेपी ने तो कैबिनेट के 5 मंत्रियों को ही मैदान में उतार दिया। दरअसल दोनों पार्टियों के लिए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव नाक की लड़ाई बन गई है। यही वजह है किसी भी हाल में दोनों पार्टियां उपचुनाव जीतना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के चारों धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हो गई है। विजयदशमी के अवसर पर रावल अमरनाथ नंबूदरी, बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार, मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल, प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी और बामणी पांडुकेश्वर और अन्य लोगों ने, तमाम हक हकूकधारियों ने इन तिथियों को घोषित कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि के बाद अब बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा भी कर दी गई है। दी गई जानकारी के मुताबिक सोमवार 13 नवंबर को पहले दिन श्री गणेश जी की पूजा और शाम को गणेश जी के कपाट बंद होंगे। 14 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट बंद होंगे। 15 नवंबर को खड़क पुस्तक वाचन और वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। शनिवार 16 नवंबर को माता लक्ष्मी जी को कढ़ाई भोग लगाया जाएगा और 17 नवंबर को शाम के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हुई, जिसमें कि हमारे धर्माधिकारी थपलियाल जी, वेद पाठीगण और पूज्यपाद रावल जी की अनुमति से 17 नवंबर रात्रि 9:07 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट इस वर्ष की यात्रा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि देव डोलियों के शीतकालीन पूजा स्थल प्रस्थान के तहत सोमवार 18 नवंबर को श्री उद्धव जी, श्री कुबेर जी सहित रावल अमरनाथ नंबूदरी के साथ आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी रात्रि प्रवास के लिए योग बद्री पांडुकेश्वर पहुंचेगी। उद्धव जी एवं कुबेर जी शीतकाल में पांडुकेश्वर प्रवास करेंगे, जबकि आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी 19 नवंबर मंगलवार को श्री नरसिंह मंदिर परिसर में विराजमान हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि अभी तक 11 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं और 13.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्री केदारनाथ धाम दर्शन को पहुंचे। इस तरह 24.5 लाख तीर्थयात्रियों ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं। चारों धाम की बात की जाए तो 39 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा पर पहुंच गए हैं। भगवान श्री बद्रीश्वर के
पावन कपाट निमीलन का जो मंगल क्षण मुहूर्त निश्चित किया जाता है। परंपराया विजयादशमी के दिन श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान के मंदिर परिसर में ही जो दरबार और सजाया जाता है, उस दरबार में बद्रीकृष्ण के और देश विदेश से आए हुए समस्त श्रद्धालुजन एकत्रित होकर के इस क्षण के साक्षी होकर के, और उन्हें सौभाग्य मिलता है इस क्षण का साक्षी होने का। और भगवान के पावन कपाट निमीलन का मुहूर्त जो निश्चित किया गया 17 नवंबर रात्रि 9:07 पर मिथुन नगर के वर्गोत्तम नमान उत्सव में और भगवान के पावन कपाट निमीलित किए जाएंगे जो देव पूजा के लिए और काल निश्चित किया गया है। उस काल में देव पूजा हेतु भगवान के कपाट और निमिलित हो जाएंगे। भगवान बद्रीश्वर और अखिल राष्ट्र के देवता हैं और भगवान सबका मंगल, सबका अभ्युदय, सबका कल्याण करेंगे। ये भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना है, यही अभ्यर्थना है, यही कामना है। भगवान बद्रीशाल की जय। श्री केदारनाथ धाम के कपाट दीपावली के पावन पर्व के पश्चात भैया दूज को बंद हो जाते हैं। इस बार श्री केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर भैया दूज को सुबह 8:30 पर बंद हो रहे हैं। इसी दिन 3 नवंबर को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली पहले पड़ाव रामपुर को प्रस्थान करेगी। 4 नवंबर को पंचमुखी डोली श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंचेगी। 5 नवंबर को गुप्त काशी के पंच केदार गढ़ स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में शीतकाल के लिए विराजमान होंगे। और आज के ही दिन यहाँ पे जो हकूक जारी होते हैं बामनी गांव के, जो कि मंदिर व्यवस्था में अपना पूरा योगदान निरंतर देते हुए आ रहे हैं, उनको बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर द्वारा सम्मानित किया जाता है, जिसमें कि भंडारी थोक, कमदी थोक और मैथा थोक के बारीदार को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर द्वारा पगड़ी पहना के सम्मानित किया जाता है। और अगले वर्ष के लिए यह लोग निरंतर 6 माह भगवान बद्रीनाथ की सेवा में लग जाएंगे। सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस साल के अब अपने अंतिम चरण में है। गंगोत्री धाम के बाद विजयदशमी के मौके पर यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने शीतकाल के लिए कपाट बंदी की विधिवत घोषणा कर दी है। यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के मौके पर 3 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:30 पर मकर लग्न के अनुराधा नक्षत्र पर बंद होंगे। तीर्थ पुरोहितों ने यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में पंचांग गणना के बाद इसकी घोषणा कर दी। इसके बाद मां यमुना जी की उत्सव भोग मूर्ति अपने मायके और शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव स्थित यमुना मंदिर में अगले 6 माह तक विराजमान रहेगी और यहीं श्रद्धालुगण मां यमुना के दर्शन शीतकाल में भी कर सकेंगे। सर्वप्रथम मां यमुना जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विजयादशमी का पावन पर्व, मां यमुना जी का शीतकालीन प्रवास खरसाली कुशीमठ और आप श्री प्रमुख साहब की गरिमामय उपस्थिति, सभी तीर्थ पुरोहित गण, मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहित महासभा के तत्वाधान में मंदिर मां यमुना जी के जो कपाट बंद होंगे यमुनोत्री धाम में, उसकी पंचांग गणना के अनुसार विधिवत घोषणा की जाती है, जिसमें मां यमुना जी के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर दिनांक 3 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त के पावन बेला पर 12:03 पर मकर लग्न अनुराधा नक्षत्र एवं रविवार के शुभ अवसर पर मां यमुना जी के कपाट यमुनोत्री धाम में बंद कर दिए जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे। और इस अवसर पर मां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास में सचिव यमुनोत्री मंदिर समिति सुरेश उनियाल, यमुनोत्री मंदिर समिति पुरुषोत्तम उनियाल अध्यक्ष पुरोहित महासभा, प्यारे राम उनियाल जी कोषाध्यक्ष यमुनोत्री मंदिर समिति, अरुण उनियाल जी पुजारी शीतकालीन प्रवास, घनश्याम उनियाल जी, संजीव उनियाल जी, संदीप शास्त्री जी, विजय प्रसाद जी उनियाल तथा अजविन पवार जी ब्लॉक प्रमुख नौगांव के गरिमामय उपस्थिति में यह घोषणा विधिवत की जाती है।
यानी 2 नवंबर को गंगोत्री धाम, 3 नवंबर को यमुनोत्री धाम और केदारनाथ के साथ ही 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही 4 धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। अब तक 39 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री यात्रा में शामिल हो चुके हैं। अभी कपाट बंद होने में वक्त है, लिहाजा उम्मीद है कि आंकड़ा और बढ़ेगा। पिछले साल 56 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। रुद्रं करोतु सततं बद्री विशालम। नवंबर 17 को भगवान का पूजा का अधिकार देवता लोगों के समर्पण करने के लिए निश्चय किया, इसलिए हम मानवों के लिए, मनुष्य लोगों के लिए भगवान का श्री कपाट बंद नवंबर 17 को हो जाएगा। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी इसे लेकर उत्साह था, लेकिन सामने आई एक खबर ने पुलिस कर्मियों की नींद उड़ा दी, क्योंकि जेल में 2 कैदियों के फरार होने की सूचना ने पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ा दी। कुछ ही समय में बात राज्य के सीएम तक भी पहुंच गई और अब पुलिस अधिकारियों ने इसे चुनौती के रूप में ले लिया है। लेकिन जिस तरह से कैदियों ने जेल प्रशासन को गच्चा दिया, वो हैरान करने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस रामलीला देखते रही, 2 कैदी फरार हो गए। रामलीला में वानर बने 2 कैदी जेल से हुए फरार। सीता की खोज में निकले लेकिन लौटे ही नहीं। जेल प्रभारी सहित 6 जेल कर्मचारी हुए निलंबित। जी हां, सही सुना है आपने। उत्तराखंड के धर्मनगरी हरिद्वार जिला जेल में रामलीला का मंचन हो रहा था, जिसमें कैदियों को अलग अलग पात्र का रोल निभाना था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वानर का रोल निभा रहे 2 कैदी सीता की खोज में निकले और लौटे नहीं। जब तक जेल प्रशासन को जानकारी लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गिनती में 2 कैदी कम मिले, जिसके बाद जेल प्रशासन के होश उड़ गए और पुलिस की 10 टीमें दोनों वानरों यानी कैदियों को शहर शहर जंगलों में खोज रही है। सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो भी इसमें उनके द्वारा इक्विपमेंट यूज़ किए गए, खासकर जो इसमें सीढ़ी का प्रयोग किया गया था और पाइप वगैरह का था, उसे तत्काल प्रिजर्व किया गया और सभी संभावनाओं को तलाशते हुए इसमें इन दोनों कैदियों के वेयर अबाउट्स को जाना गया और उनके लिए हमारी जो टीम है, करीब 10 टीमें हम लोगों के द्वारा अभी तक गठित की गई हैं, जो इनके वेयर अबाउट्स जितने भी हैं उसमें लगातार दबिश दे रही हैं, लगातार इसको सर्च कर रही हैं। इसमें जो कैदी हैं, इसमें एक 302 में सजा याफ्ता है पंकज, जो और दूसरा जो कैदी है वो राम कुमार, वो इस समय 364 में खासकर अपहरण के एक मामले में इस समय अंडर ट्रायल कैदी है। फरार दोनों कैदियों की तलाश में जुटी पुलिस। कैदियों की तलाश कर रही पुलिस की 10 टीमें, एक पर हत्या तो दूसरे पर अपहरण का आरोप। हरिद्वार की जिला जेल में 2 कैदी देर शाम उस समय फरार हो गए जब जेल में रामलीला का मंचन किया जा रहा था। कैदियों को पहले जेल में ढूंढा गया। जब वे जेल में नहीं मिले तो करीब 10 घंटे बाद जेल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी कमिंद्र सिंह और एसएसपी परमेंद्र सिंह ने मौके का निरीक्षण किया। जेल से फरार एक कैदी पंकज हत्या के मामले में सजा याफ्ता है, जबकि दूसरा कैदी राम कुमार अपहरण के केस में ट्रायल कैदी है। इन दोनों के साथ एक और कैदी ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन वह उनके साथ भागने में सफल नहीं हो पाया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इन दोनों के जितने भी परिजन हैं, इनके रिश्तेदार या इनके आसपास के जितने भी लोग हैं, उन पर लगातार पुलिस की नज़र बनाए हुए हैं। हम जल्दी ही इस केस को वर्कआउट भी करेंगे। पुलिस इस पूरे प्रकरण को एक चैलेंज के तौर पर हम लोग ले रहे हैं और इसका जल्दी ही खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। पूरे प्रकरण में एक एसआईटी का गठन किया गया है, जो एसओ के स्तर पर एक एसआईटी है, जिसमें एसपी सिटी और एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में समस्त जितनी टीमें हैं, करीब 10 टीमें इस समय लगी हुई हैं और जितने भी इनके ठिकाने हैं, जितने भी इनके वेयरअबाउट्स हैं, जितने इनके रिश्तेदार हैं, उनको सभी को हम लोग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसका अनावरण भी कर लेंगे। जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक का चल रहा काम। भागने में कैदियों ने किया सीढ़ी का इस्तेमाल। फरार दोनों कैदियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। जानकारी के मुताबिक जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ निर्माण सामग्री पड़ी हुई थी। कैदियों ने वहां रखी सीढ़ी का इस्तेमाल किया और फरार हो गए। इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है।
CIU, PSC समेत पुलिस की 10 टीमें कैदियों को तलाश कर रही हैं। साथ ही पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार शाम को करीब 7:30 बजे जेल में रामलीला का मंचन किया जा रहा था। इसी का फायदा उठाकर 2 कैदी रात करीब 8:30 बजे फरार हो गए। पुलिस की टीमें सिटी और देहात क्षेत्र की लगातार चेकिंग कर रही है। इस मामले में FIR दर्ज की गई है। हम जल्द कैदियों को पकड़ लेंगे, हम इसे चुनौती के तौर पर ले रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, उनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, वो दोनों यहाँ से फरार हो गए। तो इसमें FIR दर्ज हो गई है सदगुरु थाने में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल TV। इजाजत दीजिए, नमस्कार।